हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति आज आप लोगों के सामने आया हूं दोस्तों। कुछ की इंडिकेटर्स लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने के लिए, जिससे आपको पता लगेगा कि हम किस शेयर्स इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि ट्रेडिंग के साथ साथ आप अपने पैसे एक साइडवेज डाइवर्सिफाई करें दोस्तों, उसको अलग अलग एवेन्यूज़ में अलग अलग चीज़ों में डालें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक्स के अंदर आप क्या देख के डिसाइड करेंगे कि अब ये स्टॉक कम से कम 50-60% का रिटर्न 2 से 3 महीने में देने वाला है। आप दोस्तों, अगर आप देखोगे अभी तो अपोलो माइक्रो सिस्टम ने अभी बहुत ज़बरदस्त 6 महीने में 183% का रिटर्न दिया है दोस्तों। ठीक है, तो वो तो उसकी एक डील हुई थी यूएस के अंदर, बट मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जानेंगे कि कैसे एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, घटने वाली है। दोस्तों, तो मार्केट वैल्यू जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे मार्केट वैल्यू को देखने के लिए, देखने से पहले तो दोस्तों हम देखते हैं उसकी बुक वैल्यू। दोस्तों, बुक वैल्यू क्या होता है, एक कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है? दोस्तों, बुक वैल्यू होती है एक कंपनी के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं उस कंपनी का, जो मतलब मशीनरी है, जो सिस्टम्स उसके अंदर रखे हुए हैं, जितने भी उसके एसेट्स हैं, अगर उसके अंदर लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, ठीक है, एसेट्स को के अंदर से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, तो वो उस कंपनी की बुक वैल्यू होगी। दोस्तों, बुक वैल्यू समझ रहे हो दोस्तों, अकाउंट्स, बुक कीपिंग। तो एसेट्स के अंदर से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें दोस्तों, तो वो उस कंपनी की बुक वैल्यू है, वो उस कंपनी की करंट औकात है, अभी अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें उसका करंट स्टेटस है दोस्तों। दोस्तों, हम देखेंगे उसके ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नेट इनकम अपॉन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है जितने शेयर हैं और नेट इनकम है दोस्तों। दोस्तों, नेट इनकम का मतलब है जो उसकी कंपनी की इनकम है माइनस डिविडेंड्स। इसमें डिविडेंड्स को भी माइनस किया जाता है, तो वहां से नेट इनकम निकल कर आती है, ये इसका ईपीएस होता है। दोस्तों, ईपीएस का गहरा रिलेशन होता है मार्केट वैल्यू के साथ। ठीक है दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है उससे उसकी जो वैल्यू होती है वो पी रेशियो और ईपीएस का मल्टीपल होती है, या फिर आप कह सकते हो कि पी रेशियो कुछ भी नहीं है, कंपनी के मार्केट प्राइस को अगर आप ईपीएस से डिवाइड कर दोगे, अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दोगे, तो प्राइस अर्निंग रेशियो निकल जाएगा दोस्तों। पी अपॉन ई, प्राइस अपॉन ईपीएस, यही होता है आपका पी रेशियो। दोस्तों, इससे ना दो चीजें देखी जाती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये एच का फंडामेंटल है। तो एच का प्राइस अर्निंग रेशियो जो टीटीएम लिखा हुआ है, इसकी अपनी कंपनी का 38.18 है। ठीक है, और जो इसका ईपीएस है वो 124.27 है। अब देखो दोस्तों, 38.18 इंटू, देखो दोस्तों, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है प्राइस 474745 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो है, ये जो ईपीएस है ये कंपनी का है, बट इंडस्ट्री का ईपीएस क्या है? दोस्तों, इंडस्ट्री का ईपीएस है 51.86, यानी कि ये डिजर्व करता है दोस्तों और प्राइस के। तो इसका प्राइस कहां जा सकता है? इंडस्ट्री के हिसाब से। अब देखो दोस्तों, इंडस्ट्री पीई के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्री का पीई आप देख रहे हो 51.86 है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू 6444 है दोस्तों। तो ये अभी अंडर वैल्यू में चल रहा है दोस्तों। और भी इंडिकेटर हैं जो अभी हम देखेंगे दोस्तों। अगला बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पीबी रेशियो। दोस्तों, पीबी रेशियो जो होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द शेयर होता है। तो यानी कि ये जितना कम है पीबी रेशियो, उतना ही आपका शेयर एक सही प्राइस पर आपको मिल रहा है। ठीक है, आप देख रहे होगे दो सेट्स बना रखे हैं, दो गोले बना रखे हैं। ठीक है, और ये दो गोलों के बीच में जो एरिया आ रहा है, यानी कि वहां पर इक्वल टू है, वो जो इक्वल टू है दोस्तों, वहां पर शेयर सबसे अच्छी कॉस्टिंग का मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा पीबी रेशियो को। देखो दोस्तों, यहां पर इसका पीबी रेशियो क्या है? 9.07 है। ठीक है, 9.07 है। अगर दोस्तों मैं आपको आइडियल स्टडी बताऊं, तो अगर कोई कंपनी जिसका शेयर 15, मतलब जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, मतलब ये अगर आप 10 कंपनी रिसर्च करेंगे, 50 हजारों कंपनी रिसर्च करेंगे, तो एक बढ़िया कंपनी, अगर कंपनी बढ़िया चल रही है, उसका कैश फ्लो बढ़िया है,
ठीक है, ऑपरेटिंग जो उसका कैश फ्लो है वो बढ़िया है। तो दोस्तों अगर 15% अगर उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है तो उसका अगर 15% है तो उसका पीबी रेशियो आइडियली 3 के आसपास हो सकता है, और अगर 30% है तो उसका आइडियली 9 के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो पीबी रेशियो है वो दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है ये शेयर जब नीचे था तो उसका पीबी रेशियो गिर गया था। क्योंकि देखो दोस्तों अगर मैं दिखाऊं, अभी देखो ये अच्छा खासा गिरा हुआ था, ये 29 अगस्त के आसपास है ना, तो ये टाइम इसका लेने वाला था दोस्तों, और ये जब मार्च में गिरा हुआ था, ये तो 29 अगस्त है दोस्तों, ये अच्छा खासा गिरा हुआ था आपका, ये देखो दोस्तों ये 24 फेब को कितना ज़्यादा गिरा हुआ था दोस्तों, ये देख रहे हो दोस्तों 3000 के आसपास आ गया 27 फेब को, और वहाँ से इसने दोस्तों कितनी ज़बरदस्त छलांग लगाई है। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द पीबी रेशियो है दोस्तों। अगर पीबी रेशियो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है और पीबी रेशियो आपको 1.2 मिल रहा है दोस्तों, आप उसको ले लो, बशर्ते आपका ये नहीं होना चाहिए कि भाई कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो। ठीक है, ये कंपनी एक ऐसी स्थिति में आ गई हो जहां पर जो सरकार ने बजट पहले था वो बजट कहीं और एलोकेट कर दिया है, या अगर कंपनी मान लो जो टिकी हुई 57% इंटरनेशनल बिजनेस करके टिकी हुई है, अभी बहुत सारी कंपनियां जो यूएस के साथ बिजनेस कर रही है, 60% उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उसका 60% सिर्फ यूएस से आता है दोस्तों। तो सोचो अगर यूएस में टैरिफ लग गए हैं तो उनका क्या होगा। बेशक फंडामेंटल अच्छे हैं बट उनका प्रॉफिट आ कहां से रहा है ये भी जानना में जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और अगर जहां से आ रहा है वहां पर अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भले ही कितने भी अच्छे फंडामेंटल हो। तो ये सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है दोस्तों तो जब पीबी रेशियो हायर हो जाएगा तो जो स्टॉक है आपका ओवर वैल्यू हो जाएगा, उसको आरओई से आप कंपेयर करें, और जब वो अंडर है तो अंडर वैल्यू है ना दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप देखकर इंडस्ट्री ट्रेंड और बुक वैल्यू, ईपीएस, पीबी, आरओईबी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। बट अब मैं एक और बात आपको बताऊंगा दोस्तों, सारे सेक्टर्स के लिए ये बात नहीं है। अब आप खुद सोचो कि जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का होगा उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बट जो सेक्टर आईटी का होगा दोस्तों वहां पर बुक वैल्यू कम होती है, क्योंकि आईटी के सेक्टर के अंदर आपकी जो मेन जो ताकत है वो वहाँ के इंटेलिजेंस, मतलब जो उन्होंने स्टाफ हायर कर रखा है वो कितने इंटेलेक्ट है, ठीक है, कितना ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ है, और दूसरी बात उनका सॉफ्टवेयर्स। तो दोस्तों उनकी जो बुक वैल्यू होती है ना वो चीपर होती है, वो एक कमरे के अंदर ना लाखों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जोहो और बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब आप उनका अगर बिजनेस मॉडल देखें तो एक छोटे से कमरे के अंदर 15 से 16 एम्प्लॉय के साथ वो लाखों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो वहां पर ना आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब जैसे दोस्तों हमने देखा, मैंने बोला आपको कि इनकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, तो इनका इनका इनकी बुक वैल्यू अच्छी खासी होगी, इनका आप कंपैरिजन बुक वैल्यू से कर सकते हैं। अब दोस्तों इनका जो है आईटी कंपनीज का जो आधार होता है वो उनकी ब्रांड वैल्यू। एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पर जो एसेट्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, उनको बेचा जा सकता है, बट जो आईटी कंपनी होती है यहाँ पर जो एसेट्स होती है इनटेंजिबल होते हैं। सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ब्रांड वैल्यू। सॉफ्टवेयर जब तक बिकेंगे नहीं दोस्तों कहाँ से आएगा, सॉफ्टवेयर उन्होंने बना के रख रखे हैं, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी वो बिकेंगे नहीं, तब तक उसकी एसेट की वैल्यू निकल कर कहाँ आएगी, जबकि वहाँ पर रॉ मटेरियल है, वहाँ पे आपकी जो मशीनरी है वो अभी तुरंत बिक जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से काम चलता है कि अभी इसको अपकमिंग जो ये काम कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसीलिए ना आपको इनकी जो बुक वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू देखने को मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये ग्राफ है, ठीक है, मतलब ग्राफ नहीं कहूँगा, ग्राफ तो ऊपर दिया हुआ है। ये निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं इनकी दोस्तों पीबी रेशियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो पीबी रेशियो देखो दोस्तों किसका कम है, 1.5 है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का, है ना, 1.5 है। डिविडेंड भी दिया है दोस्तों, डिविडेंड के अंदर भी बहुत बड़ी गेम होती है, आपको पता है दोस्तों। कंपनीज जो होती है ना, अगर रिटेलर्स का उनके अंदर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, अगर रिटेलर्स 30% है,
25% है, 40% है, तब तो कंपनी डिविडेंड निकाल रही है तो बहुत अच्छा है, रिटेलरों को भी मिल रहा है। बट कंपनी बायबैक निकालती है या कंपनी के अंदर 5% रिटेलर्स हैं और खूब दबा के डिविडेंड दे रही है वो दोस्तों उनका मैक्सिमम डिविडेंड ना उनके अपने पास ही जाता है, उनके अपने जेब में जाता है, ठीक है। और इससे शेयर की वैल्यू पे ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जितना ज़्यादा आप डिविडेंड दोगे ईपीएस में से वो माइनस हो जाएगा नेट इनकम में से, है ना। तो वो अपनी जेब में डालने के लिए मैक्सिमम शेयर उनके पास हैं, तो वो वापस वो कम जो आपका शेयर से कमा रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी से कमा रहे हैं, वो ईपीएस के अंदर अर्निंग पर शेयर के अंदर डिविडेंड में डाल के वापस उनके अपने ही जेब में चला जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड हमेशा सही नहीं होता दोस्तों, डिविडेंड तब सही होता है जब आपके रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, तो आप रिटेलर को डिविडेंड बांट रहे हो, वरना कमा रहे हो आप रिटेलर से और बाद में उसको बायबैक करके अपने पास ले लेते हो, बायबैक निकाल के, और फिर उसके बाद दबा के डिविडेंड निकालते हो, है ना दोस्तों। तो ये भी गेम समझनी चाहिए दोस्तों। हम सब मार्केट आर्टिस्ट बनेंगे और मार्केट को दोस्तों समझ के करेंगे, आप समझ रहे हो। देखो इसमें अर्निंग पर शेयर है, तो यहाँ से दोस्तों आप कंपैरिजन कर सकते हो किसका कम है किसका ज़्यादा है, और आप इसका ना ग्राफ भी निकाल सकते हो दोस्तों, अगर आप इसमें अपनी आईडी डाल दो। दोस्तों ये जो है मैंने ट्रेंड लाइन से निकाला है, आप पीबी ग्राफ ट्रेंड लाइन के अंदर चले जाओ निफ्टी 50, वहाँ से आपको पीबी दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाई बीटा कंपनी का भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे पीरामल एंटरप्राइजेज ये हाई बीटा कंपनी है दोस्तों। हाई बीटा स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका रिटर्न निफ्टी से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये अगर नीचे चले गए हैं तो इनका जंप बड़ा ज़बरदस्त आता है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। अभी दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये इन चीज़ों को आप स्टडी करें, ठीक है, और खूब इंजॉय करें दोस्तों, खूब मज़े करें, और बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। हम जो भी करने वाले हैं बहुत इन्फॉर्म तरीके से करने वाले हैं। अब तुक्का मारने के दिन गए, और ना तो हमें लाइफ रैंडम जीनी है, ना हमें ट्रेड रैंडम लगाना है, ना हमें इन्वेस्टमेंट रैंडम करनी है। सब कुछ हमें करना है तरीके से। अभी मैं कुछ दिन के बाद मैं एक दो और एवेन्यू जो इंपॉर्टेंट एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें भी वीडियो लाऊंगा। तो अभी जो ये मैंने आपको बताई इस पर खुद आप रिसर्च करें, अपनी आप खुद डायरी बनाएं, जर्नलिंग करें, एक्सेल पे डालें। दोस्तों आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली को बड़ा करें दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। और दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे भी जल्दी ही मैं एक दो वीडियो डालूंगा दोस्तों। इंजॉय करें, प्लेजर करें, एंड बी अरबपति दोस्तों, बी अरबपति। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।